Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 9 students, this is the solution video of reinforcement worksheet number 2. I hope you all have seen the previous video in which we discussed the solution of worksheet number 1. इस वीडियो में सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर करना है और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है ताकि आप लोग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो ऑलरेडी वर्कशीट मैंने सॉल्व की हुई है, वर्क सैम्पल्स मैंने शेयर किए हुए हैं स्टूडेंट्स के, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आई होप तुम लोग की क्वेरीज और कंसर्न जो है वो क्लियर हो जाएंगे। And let's just begin with the solution. First question was about coordinate geometry. वर्कशीट नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चंस जो थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी थे और देयर वर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडाइसिस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन देयर वाज आल्सो वन क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो सारे क्वेश्चंस को बारी बारी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन था द पॉइंट्स ए बी सी आर, आपको तीन पॉइंट्स दिए हुए थे ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट से 9 8, बी के कोऑर्डिनेट से 12 4 और सी के कोऑर्डिनेट से 4 -2। आपसे फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था ग्रेडियंट ऑफ लाइन थ्रू ए बी, मतलब पॉइंट ए और बी की से एक लाइन ज्वाइन हो रही है और उसकी हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी है। यू नो दैट इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेडियंट वी हैव अ फॉर्मूला जिसमें हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ उसने दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 9 और 8 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 12 और 4 हैं। क्योंकि ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो ये x1 की वैल्यू हो गई 9, y1 की वैल्यू हो गई 8, x2 की वैल्यू हो गई 12 और y2 की वैल्यू 4 हो गई। मैंने फॉर्मूला लिखा m इज इक्वल टू स्मॉल m ग्रेडियंट के लिए होता है तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 मेरे पास 4 है तो 4 -8 हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 12 -9 हो गया। तो मेरे पास जो लाइन ए बी की ग्रेडियंट आ गई दैट इज कमिंग आउट टू बी -4/3। और सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मुझे पता है मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब भी आपको वो बोलेगा ना कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जो स्मॉल m है ये ग्रेडियंट होता है और ये जो c होता है इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। इसको जो है हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म एन इक्वेशन। हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के लिए वो कह रहा है कि जो आपकी लाइन है वो सी पॉइंट से पास हो रही है और वो जो आपकी लाइन है वो पैरेलल है ए बी के। तो उसने यहाँ हमें दो चीज़ें दे दी हैं, एक उसने पैरेलल का वर्ड भी यूज़ कर दिया और उसने थ्रू पॉइंट सी भी बता दिया। थ्रू पॉइंट सी से हम वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है उस पर हमें एक पॉइंट कम से कम पता होना चाहिए ताकि हम वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल सके। तो उसने बता दिया कि आपने जो लाइन की इक्वेशन बनानी है दैट इज पासिंग थ्रू सी। इसका मतलब है कि हम सी को यूज करके अपना वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे और ग्रेडियंट की इंफॉर्मेशन वो पैरेलल की फॉर्म में दे रहा है, कह रहा है पैरेलल टू ए बी। तो आपको याद होगा कि जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी ग्रेडियंट जो है वो सेम होती है। दो लाइन पैरेलल इस तरह हो गई तो इसका मतलब है कि अगर एक की ग्रेडियंट m1 है तो दूसरी की ग्रेडियंट, जैसे m1 की वैल्यू 4 है तो दूसरी वाली लाइन की भी ग्रेडियंट जो है वो 4 ही होगी क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस की ग्रेडियंट बिल्कुल सेम होती है। तो इसलिए जो है वो यहाँ उसने मुझे हिंट दी हुई है कि जो ए बी की आपने ग्रेडियंट निकाली है जैसे -4/3, यही जो है वो आपकी रिक्वायर्ड लाइन की भी ग्रेडियंट होगी। तो मैंने क्या किया, जल्दी से ग्रेडियंट मुझे पता चल चुकी है -4/3, मुझे सिर्फ वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला यूज करता था, सी इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, ये मैंने एक अपना फॉर्मूला बनाया हुआ था। ये बेसिक इक्वेशन से ही ड्राइव हुआ है। ये जो यहाँ मैंने बेसिक इक्वेशन लिखी हुई है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से अगर मैं सी को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये एम एक्स दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो दिस विल बी वाई माइनस एम एक्स। तो सी की सी मतलब वाई इंटरसेप्ट। इन ऑर्डर टू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट देयर इज अ फॉर्मूला वाई माइनस एक्स एम एक्स, सॉरी वाई की जगह पे चूंकि वो पॉइंट सी से पास हो रहा है तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 4 और -2 है। तो 4 जो है वो एक्स की वैल्यू हो गई, -2 जो है वो वाई की वैल्यू हो गई। तो y की जगह पे मैंने -2 लिख दिया, इक्वल्स टू एज इट इज आया। m मुझे पता चल गई थी ग्रेडियंट -4/3 और x की वैल्यू मुझे पता है कि जो x वैल्यू है वो 4 है तो मैंने 4 लिख दिया प्लस सी। -4 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी -16/3 प्लस सी। अब ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वहां जाके पॉजिटिव का 16/3 हो जाएगा। अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 3 आएगा और यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ मुझे 1 लिखना पड़ेगा। तो जब मैं 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। -6 प्लस 16 जो है वो 10/3 हो जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू भी आ गई, एम की वैल्यू भी आ गई। बस अब इक्वेशन बनानी है। वाई लिखा इक्वल्स टू
एम की जगह पे एम की वैल्यू लिखी -4/3x प्लस सी की जगह पे सी की वैल्यू लिखी 10/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन बन गई है। थर्ड पार्ट में मुझसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो मेरे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसको मैं लेंथ फॉर्मूला भी बोलता हूँ। तो चूंकि मुझे ए और बी का निकालना है, तो ए मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, बी मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। तो मैंने x2 माइनस x1 कर लिया 12 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 होल स्क्वायर। 12 माइनस 9 जो है वो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 माइनस 8 जो है वो -4 आएगा, और -4 का स्क्वायर जो है वो +16 होगा। 16 और 9 25 हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 यूनिट्स हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ए बी जो है वो मेरे पास 5 यूनिट्स आ जाएगी। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है कि बी सी की लेंथ निकालो। तो बी सी की बात कर रहा है, तो बी मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया x1 y1, सी मेरा सेकंड पॉइंट हो गया x2 y2। वही मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ डाली, और मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 100 का मतलब है कि इसका आंसर आ गया 10 यूनिट्स। तो मेरे पास एक डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स आ रहा है, ए बी का डिस्टेंस 5 यूनिट्स आ रहा है, बी सी का डिस्टेंस जो है वो मेरे पास 10 यूनिट्स आ रहा है। थर्ड पार्ट में मुझसे कह रहा है शो दैट द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। कह रहा है कि जो लाइन आपकी ए बी है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, ये शो करो। ठीक है, हमने ये जब पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी ग्रेडियंट बिल्कुल सेम होती है ना। और फिर हमने ये देखा था कि अगर लाइंस मेरे पास परपेंडिकुलर हैं तो उनकी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट जो है ना वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, ये जो मैंने इस तरह लिखवाया था कि अगर आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आप उन दोनों की ग्रेडियंट निकालोगे और उन दोनों की ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू -1। अगर ये -1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ यही शो करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई हैव द ग्रेडियंट ऑफ ए बी की ग्रेडियंट मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाली हुई है -4/3। आई जस्ट नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ बी सी की ग्रेडियंट निकालने के लिए बी मेरे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया x1 y1, सी मेरे पास सेकंड पॉइंट हो गया x2 y2। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो bc की ग्रेडियंट जब मैंने निकाली है तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3/4। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, सिंस आई हैव टू शो दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो व्हाट शुड आई डू, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई द ग्रेडियंट्स। इसकी ग्रेडियंट है -4/3, इसका ग्रेडियंट है 3/4। दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया -1। इसका मतलब है प्रूव हो गया कि ये जो दोनों लाइंस हैं ए बी और बी सी, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। और चूंकि ए बी और बी सी इज अ पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि जब मैं पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो वो यही कहना चाह रहा है कि ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी और सी, जब आप इनको रफली प्लॉट करोगे तो और इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और चूंकि आप फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुके हो कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर तो एरिया निकालने में आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आपने प्रूफ कर दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी इसकी बेस हो गई और बी सी इसकी हाइट हो गई, या बी सी को हाइट ले लो ए बी को बेस ले लो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों ही जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बस हमें क्या करना है, इसको बस एक रफ सा स्केच करना है। रफ स्केचिंग इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी बेस और हाइट क्या है। ठीक है, इट डजेंट मैटर, तुम्हें पता है कि ए बी सी है तो इसमें से एक बेस होगी एक हाइट होगी। ठीक है, तो तुम ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन इट्स बेटर टू ड्रॉ रफ स्केच, जैसे यहाँ उस बच्चे ने बनाया हुआ है। रफ स्केच जब आप बनाओगे तो आपके पास ए बी सी ट्राइंगल कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना दूँ यूँ करके, इस तरह करके ए बी सी आपका ट्राइंगल बनेगा, ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा। जब आप इसको रफ स्केच करोगे, रफ स्केच का मतलब है आप इस तरह जो है वो ग्रिड बनाओगे। आपको पता है ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और आपको पता है कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे पास 9 और 8 है, तो 9 और 8 कहीं यहाँ कहीं आएगा, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आ गया, ठीक है, और यहाँ बी आ जाएगा इस तरह, और यहाँ कहीं मेरे पास सी आ जाएगा। तो मेरे पास यूँ इस तरह का शेप बन जाएगा ट्राइंगल का, और ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये पॉइंट ए हो गया, और ये मेरे पास पॉइंट बी होगा, और ये पॉइंट मेरे पास सी होगा। तो इसका मतलब है बी सी इसकी बेस हो गई और ए बी इसकी हाइट हो गई। मैं बी सी की लेंथ भी निकाल चुका हूँ 10, और मैं ए बी की लेंथ भी निकाल चुका हूँ 5। तो मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी बेस है बी सी और बी सी की लेंथ जो है वो 10 है, तो मैंने 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। बी सी की लेंथ 10 है, ए बी की लेंथ 5 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 हो जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो एरिया आ जाएगा। एरिया जो है वो 25 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, जब कोई यूनिट नहीं होता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हम यूनिट लिख देते हैं।
ठीक है, तो चूंकि एरिया का कोई यूनिट नहीं था तो हम यहाँ यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, जैसे यहाँ इसने यूनिट्स लिखा हुआ है तो यहाँ भी यूनिट्स आ जाएगा और यहाँ यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना ये 12 मार्क्स का था। ठीक है ना, तो ये 12 मार्क्स का था, तो ये बिल्कुल पेपर वन का क्वेश्चन है। पेपर वन में बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें कहीं भी कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ भी हमने जो है, हमें पता था स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें आप पेपर वन के लिए प्रैक्टिस करोगे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा था राइट इट इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म का मतलब है पावर की फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ टू 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 4 बार है तो ये 2 की पावर 4 हो गया। यहाँ 5 और 5 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर हो गया, 3 ऐसे ही आ गया। अच्छा, यहाँ अगर मैं देखूँ तो एक बेस है और एक बेस पे जो है ना 2 पावर्स है, -1 भी और 3 भी है। तो इसका मतलब है इंडाइसिस के रूल यहाँ यूज होंगे। और इंडाइसिस कहता था कि अगर एक बेस पे डबल पावर है तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब आप -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 की पावर -3 हो जाएगा। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो, अगर आप पावर को पॉजिटिव करना चाहते हो, अच्छी बात है कि आप पावर को जो है ना वो पॉजिटिव कर दो। तो आपको पता है कि जब भी मुझे पावर को पॉजिटिव करना है तो मुझे उसको शिफ्ट करना पड़ता है डिनोमिनेटर में, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर आप एक और स्टेप इसका करना चाहो तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 216, क्योंकि 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। तो आपने जो है वो देखा कि ये कितने मार्क्स का था। अगर 1 मार्क का था तो आपने यही छोड़ दिया। ठीक है, इतनी इसमें स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गिव योर आंसर इन द पावर एज पॉजिटिव फॉर्म, यानी आपने जो है वो पावर हमेशा पॉजिटिव में आंसर देना है, तो फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें पावर नेगेटिव है, तो हमें पावर को पॉजिटिव करके दिखाना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5 की पावर -3 डिवाइड बाय 5 की पावर 0। तो ये जो है बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है, तो आपको पता है पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मैंने एक बार लिखा 5 और -3 -0 हो जाएंगी, क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और आपको पता है कि -3 में से जब मैं 0 को माइनस करूंगा तो ये -3 ही आएगा। और अगर उसने बोला हुआ है कि अपनी पावर को पॉजिटिव में रखो, तो फिर आप क्या करोगे, इसको फ्लिप कर दोगे और ये 5 की पावर क्यूब चली जाएगी नीचे। ठीक है, तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें जो है वो दो नंबर्स दिए हुए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट -9, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों नंबर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करना था और अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो बताना था। तो मैंने क्या किया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया। 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 15 आ गया। और ये थी 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 4 में से जब मैं -9 ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -5। चूंकि ये 15 है और मुझे पता है कि पहला नंबर जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। जब मैंने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो मुझे यहाँ पावर जो है वो एक बढ़ानी पड़ेगी। तो -5 में से जब मैं एक बढ़ाऊंगा +1 करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 एक्सपोनेंट -4। उसके बाद जो है वो अगले क्वेश्चन में उसे कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन था 6 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 216। 6 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 216। तो मैंने 6 की पावर 2x एज इट इज लिखा। 216 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 6 की पावर में। मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि 6 का क्यूब जो है वो 216 के बराबर होता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखा कि सिंस द बेसिस आर सेम तो पावर मस्ट ऑल्सो बी इक्वल। तो पावर इक्वल करने के लिए 2x को 3 के बराबर कर दिया। और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। लास्ट पार्ट में जो है वो हाँ लास्ट पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर अब मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में वो मुझसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन का नंबर मुझे नहीं नज़र आ रहा सही तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। पी की वैल्यू है 25.61 और ये एक्सपोनेंट 4 है। और ये है 123.72 एक्सपोनेंट 3। मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p+q। 2p+q की मुझे वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए उसने मुझे जो है वो और ये बोला है कि राइट योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि पी की वैल्यू लिखी और पी की वैल्यू को जो है ना वो मैंने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चूंकि ये पावर 4 है तो मैंने अपने डेसिमल को 4 प्लेसेस आगे कर दिया। तो ये मेरा जो है वो नंबर बन गया 25 और 61 और इसके आगे 2 जीरोस लग गए। ठीक है, तो ये इस तरह कन्वर्ट करके जो है ना सॉल्व करने में आसानी होती है। तो ये ऑर्डिनरी नंबर हो गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे नंबर को। जब मैं इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 512200। और नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 12372। इसको भी मैंने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसमें 10⁻³ है तो ये जो है डेसिमल 3 प्लेसेस आगे चला गया, तो मेरे पास आ गया 1237200। अब मैं दोनों नंबर्स को ऐड कर देता हूँ। ऐड करना मुझे आता है, सिंपल, मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया दैट इज 635920। अब सिंस
क्वेश्चन में मेंशन था कि आई हैव टू गिव माय आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मुझे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देयर इज अ पावर 10, और यहाँ डेसिमल जो है, सिंस दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो मेरे पास जो पावर आएगी दैट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पावर आएगी। ठीक है, ये शायद तुम लोग को नेगेटिव लग रही हो, मैं यहाँ पॉजिटिव लिख देता हूँ। तो पावर ये पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि ये नंबर जो है वो 1 से बड़ा है। अगर नंबर 1 से छोटा होता है तो पावर नेगेटिव होती है, 1 से बड़ा नंबर होता है तो पावर पॉजिटिव आती है। और मैंने कितने डेसिमल जो है वो शिफ्ट किए हैं, क्योंकि मैं 63 तो नहीं लिख सकता, आई विल राइट 6.3, क्योंकि पहला नंबर 10 से छोटा होना चाहिए। तो 6.3529 592 मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं देखूंगा कि कितना मैंने डेसिमल शिफ्ट किया। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर 5 जो है वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन था। अब जरा वो क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास इस तरह थी कि उसने मुझे ये बताया था कि एक व्हील जो है इट कंप्लीट्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो कांस्टेंट स्पीड थी वो थी x किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ए से बी तक जो है वो एक व्हील मूव कर रहा है। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, और जो स्पीड है उसकी वो है x किलोमीटर पर आवर। मुझसे कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन बाय द व्हील टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि मुझे टाइम का फॉर्मूला लिखना है, तो टाइम का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये ट्राइंगल इस तरह याद किया था, ये ट्राइंगल था हमारे पास, हम इसको डीएसटी ट्राइंगल कहते थे। तो डी जो है वो मेरे पास ऊपर आ जाता था, और यहाँ मेरे पास एस आ जाता था, और यहाँ मेरे पास टी आ जाता था, ये डीएसटी ट्राइंगल कहलाता था। तो अब मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 4 किलोमीटर, और स्पीड मेरे पास कितनी है, एक्स, तो 4/x जो है वो इसका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन लिखनी थी। फिर उसने बोला वाइल रिटर्निंग फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, अब वो पॉइंट बी से ए आ रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसने सेम 4, क्योंकि ए से बी तक अगर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो बी से ए भी 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अब जो स्पीड है दैट इज x+2 किलोमीटर पर आवर, पहले x थी और अब x+2 किलोमीटर पर आवर है। और फिर मुझे कह रहा है कि टाइम का जो है वो एक्सप्रेशन लिखो। तो टाइम अगेन जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होगा। डिस्टेंस अभी भी 4 किलोमीटर है, तो न्यूमरेटर में 4 आ गया, और अब जो स्पीड है वो मेरे पास x+2 है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में x+2 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास पार्ट बी की एक्सप्रेशन आ गई। अब वो मुझसे थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इफ द टोटल टाइम टेकन बाय द व्हील, टोटल टाइम का मतलब है कि पहले मैं ए से बी जा रहा हूँ और फिर मैं बी से ए वापस आ रहा हूँ। टोटल टाइम का मतलब यही होता है, और टोटल निकालने के लिए मुझे ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है ए से बी और बी से ए, वो है 3 आवर्स। 3 घंटे लग रहे हैं मुझे ए से बी जाने में और बी से ए आने में। तो ये भी तो टाइम का एक्सप्रेशन है, ए से बी जाने में, और ये टाइम का एक्सप्रेशन है बी से ए आने में। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करके =3 कर देता हूँ, क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम है 3 आवर्स। तो ये वाला जो टाइम है 4/x, ये कौन सा टाइम है, ये ए से बी जाने तक का टाइम है। और ये वाला कौन सा टाइम है, 4/x+2, ये बी से ए आने का टाइम है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट ऐड दीज टू टाइम्स, और मैंने इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दिया, इक्वेट कर दिया 3 से। अब मुझे दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, इसका मतलब है आई हैव टू टेक द एलसीएम, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए मैं x और x+2 को दोनों लिख दूंगा डिनोमिनेटर में, और चूंकि यहाँ x है, x+2 नहीं है, तो इसका मतलब है मैं 4 को x+2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये पॉजिटिव साइन एज इट इज आ गया। x+2 यहाँ है, x नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर ली। यहाँ 3 एज इट इज है, 4 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 8, एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 4x। ये 4x और 4x जो है वो 8x हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर है मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इस साइड पे, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई वो आ गई 3x² - 2x - 8 = 0, विच वॉज ऑलरेडी मैंशन इन द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में पहले से मैंशन थी, मुझे सिर्फ उसको बनाना था, मुझे सिर्फ उसको शो करना था कि ये बन कैसे रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में जब इक्वेशन बन जाती है तो वो फिर ये कहता है कि इक्वेशन को सॉल्व करो। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आई विल यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। ए की वैल्यू क्या होती है, x² का कोफिशिएंट, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट -2 हो गई, और सी की वैल्यू जो है वो लास्ट वाला नंबर होती है जो -8 हो गई। तो मैंने यहाँ फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है मेरे पास -b + -b² - 4 ac/2 है, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बी की जगह पे -2 है। ठीक है, तो -2, एक ऑलरेडी माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस होके 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके ऐड हो जाएगा। जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास दो आंसर्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ प्लस माइनस होता है तो पहले मैं प्लस के साथ लिखता हूँ, फिर मैं माइनस के साथ लिखता हूँ। तो एक आंसर मेरे पास आ रहा है 2, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है,
और जो दूसरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1.33। चूंकि मैंने क्वेश्चन में पहले ये चीज देख ली थी कि एक्स जो है वो स्पीड है बेसिकली, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि मैं ये वाली जो वैल्यू है इसको इग्नोर कर देता हूँ और मैं अपनी ये वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो लास्ट पार्ट में जो है, अच्छा आपको दोनों वैल्यूज निकाल के दिखानी होती हैं और फिर उसके बाद जो है वो आप यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हो कि सिंस एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव सो वी विल डिस्कार्ड दिस वैल्यू। हम सिर्फ एक्स की 2 वैल्यू ले रहे हैं। वो वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि लास्ट पार्ट में वो हमसे कुछ ना कुछ पूछेगा। तो लास्ट पार्ट में उसने कहा व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द व्हील व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। तो अभी मैंने क्वेश्चन में देखा था कि बी से ए जाने में जो स्पीड है मेरी, बी से ए जाने में जो स्पीड है वो है x+2 किलोमीटर पर आवर। तो सिंस आई हैव द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ, अब मेरे पास एक्स की वैल्यू है, तो मैंने एक्स की जगह पे 2 रख दिया। 2+2 4 होता है, तो इसका मतलब है कि जो स्पीड आ गई दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी आपका जो है कम से कम 12 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये 1 मार्क का होता है, ये 1 मार्क का होता है, ये 2 मार्क्स हो गए, और ये फिर वो आपको 3 मार्क्स का दे देता है, तो ये 5 मार्क्स हो गए। फिर ये आपको 3 मार्क्स का दे देता है, 8 मार्क्स हो गए, और 10 मार्क्स जो है समझो ये 10 या 11 मार्क का क्वेश्चन था। तो ये जो है वो लाजमी ये पेपर 2 में आता है, पेपर 1 में नहीं आता, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हम लोग बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आसान स्क्वायर रूट का नंबर आ जाए तो ईजी होता है, लेकिन ये ज्यादातर जो है वो पेपर 2 में ही आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद फिर हम चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं हमारे जो कि पेपर 1 में पूछे जाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर है जैसे। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में उसने मुझे बोला हुआ, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, सॉल्व द गिवन इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो बस आपको क्या करना है, मिडिल टर्म का जो है वो कोफिशिएंट लेना है, 7 है, और उसको 2 से डिवाइड करना है। हमेशा 2 से ही डिवाइड करते हैं, और जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5। अब इस आंसर का स्क्वायर एक बार ऐड भी करते हैं और इसका स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। पहले हमेशा ऐड करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी बनेगी, वरना आइडेंटिटी नहीं बनेगी। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, 7x एज इट इज लिख दिया। ये जो माइनस का 9 था इसको मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया इक्वल्स टू के बाद, तो ये पॉजिटिव का 9 हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है, 1 है, तो मैंने 7 को पिक किया, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लिया, उसको 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 3.5। तो एक बार मैंने 3.5 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर लिया इक्वेशन के एक साइड पे, और एक बार मैंने जो है वो 3.5 का स्क्वायर इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी ऐड कर लिया। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, जो सब्ट्रैक्ट किया है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाके ऑटोमेटिकली ऐड ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो दोनों तरीके हैं, आप उस तरह भी कर सकते हो, आप इस तरह भी कर सकते हो। तो अब ये जो 3 टर्म्स हैं ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी बन जाएंगी। आइडेंटिटी बनने के लिए आप इसको किस तरह जो है वो ब्रैकेट में बंद करते थे, आप ब्रैकेट यूज करते थे। फर्स्ट टर्म जो है वो विदाउट स्क्वायर लिखते थे, आपने एक्स लिख दिया, और उसके बाद आप देखते थे मिडिल टर्म का साइन क्या है, तो मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है, और उसके बाद जो लास्ट टर्म होती थी, जो थर्ड टर्म होती थी, उसको भी विदाउट स्क्वायर लिखते थे, एक्स प्लस ये जो है वो 3.5 हो जाएगा, और आप ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर देते थे। ठीक है, इस तरह आप आइडेंटिटी बना देते थे। और जो दूसरी साइड है, अब आप इस पे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 21.25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 21.25 आ जाएगा। और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x+3.5। और जब मैं 21.25 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, जब भी मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ किसी नंबर का तो वो पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। 4.61 आ गया। नाउ सिंस आई हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। पहले मैंने x+3.5 लिखा, इक्वल्स टू पहले मैंने पॉजिटिव नंबर ले लिया 4.61, फिर मैंने अगले स्टेप में दोबारा x+3.5 लिखा, अब मैं नेगेटिव 4.61 लूंगा, सॉल्व करूंगा। ये पॉजिटिव का 3.5 है, इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, तो पहली एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.11। ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, लेकिन आंसर नेगेटिव ही आता है, तो एक्स इज इक्वल टू -8.11 आ गया। तो एक्स की ये दो वैल्यूज आ गई जो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर ली। अगर यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं लिखा होता तो मैं इसको क्वाड्रेटिक से भी बिल्कुल सॉल्व कर सकता था। हाँ, यहाँ फैक्टराइजेशन में नहीं ले सकता था, क्योंकि आंसर जो है वो डेसिमल्स में आ रहे हैं, तो डेसिमल में मैं फैक्टर्स नहीं बना सकता, तो इसीलिए जो है वो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर उसने आपको मेंशन किया हुआ था कि आप उसी से कर लो। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, लास्ट सेकंड लास्ट, उसमें कह रहा है फैक्टराइज एंड सॉल्व द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ उसने फैक्टराइज बोला है, एक्स स्क्वायर -10x+9 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ चूंकि उसने फैक्टराइज बोल दिया पहले, तो यहाँ फिर आप जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड ही यूज करोगे।
अगर आपने यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लिया तो वो फैक्टराइज नहीं होगा, वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, वो सिर्फ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसने आपको यहाँ चेक करने के लिए देखा कि आपने पहले बोला फैक्टराइज करो, मतलब ब्रैकेट्स बनाओ और फिर उसके बाद सॉल्व करो, तो इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, जिसमें हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज करते थे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होता था उनको मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 9 आ गया। और ये जो मिडिल टर्म होती थी ये साइन के साथ हम लिख देते थे यहाँ। फिर हम देखते थे 9 के फैक्टर्स क्या है, तो 9 जो है वो 1 और 9 के टेबल में आता है। 1 9 9, 3 के टेबल में भी आता है, 3 3 3। लेकिन मैं 3 3 को पिक नहीं कर सकता, मैं 1 और 9 को पिक करूंगा। और 1 और 9 को पिक करूंगा क्यों, क्योंकि 1 और 9 को जब ऐड करता हूँ तो -10 आता है। अब मुझे साइन देना है, तो 9x चूंकि बड़ा फैक्टर है तो इसको मैं हमेशा मिडिल टर्म का साइन दूंगा। मिडिल टर्म का साइन है नेगेटिव, तो मैंने इसको नेगेटिव दे दिया। और दूसरा फैक्टर जो है वो मेरे पास है 1x। अब मुझे डिसाइड करना है कि 1x को मुझे क्या साइन देना है। चूंकि मुझे -10x चाहिए, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव साइन दे दूंगा तो -9x प्लस 1x जो है वो -8x होगा। लेकिन मुझे -10x चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे इसको भी नेगेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि -9x और -1x विल मेक -10x। तो मैंने जो है वो जल्दी से स्लाइड कर लिया। फर्स्ट टर्म एज इट इज आती है एक्स स्क्वायर, -1x -9x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू में से कॉमन लिया x, तो बच गया x-1। यहाँ से -9 कॉमन लिया तो x-1। अब दो ब्रैकेट सेम आ गए x-1, तो x-1 को कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू 0 है। सिंस आई हैव टू सॉल्व इट एज वेल, ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इसके आपको फैक्टराइज के मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद इसको सॉल्व भी करना है, तो चूंकि ये इक्वल्स टू 0 है, तो आई विल पुट वन ब्रैकेट ईच इक्वल टू 0। पहले मैं इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करता हूँ, x-1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। और फिर मैंने जो है वो x-9 इक्वल टू 0 किया, तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। ये दो वैल्यूज आ गई एक्स की। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो आपको फैक्टराइज के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ सॉल्व के मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हो, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको फिर जो है वो फैक्टराइज के 2 मार्क्स जो है वो आपके कट हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसको फैक्टराइज नहीं किया। ये फैक्टराइज कहलाता है, ये जो ब्रैकेट बने हैं ना दो, इसको बेसिकली फैक्टराइज कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं लैंग्वेज को जो है ना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगर आपने फैक्टराइज ही नहीं किया तो आपको 2 मार्क मिलेंगे, फिर आप बोलोगे नहीं मैंने तो सही सॉल्व किया है, मुझे मार्क्स कट गए। तो इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं। अगर आप स्टेप की प्रॉपर वर्किंग करोगे मार्क्स मिलते रहेंगे। आंसर आपका बेशक गलत भी हो, आपकी वर्किंग प्रॉपर हो, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, आपको ये बात पता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें सॉल्व कह रहा है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन ऑफ एक्स। सॉल्व करना है, पहले से फैक्टराइज हुआ है, ब्रैकेट्स बने हुए हैं, इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है, आप एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। आपको इसको सॉल्व करना है, आप इसको बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो है वो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर आप b की वैल्यू पूछोगे तो b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी। और c की वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है। तो फिर आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो आपके पास x की यही दो वैल्यूज आएंगी। लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें पहले से फैक्टराइजेशन हुई भी होती है, तो बस आप जो है वो दोनों ब्रैकेट्स को, ये ब्रैकेट है ना समझो, इसको ब्रैकेट बना देते हैं। एक ब्रैकेट में x है, एक ब्रैकेट में x+2 है, तो दोनों ब्रैकेट को बारी बारी इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो जो काम हमने यहाँ किया था, यहाँ भी तो फैक्टराइज हो गया था ना, दो ब्रैकेट्स आ गए थे, तो मैंने बारी बारी दोनों को 0 कर दिया। यहाँ भी आप बारी बारी दोनों को 0 कर दो, पहले आप x को 0 कर दो, x की एक वैल्यू आ गई। फिर आप x+2 को 0 करोगे तो ये +2 आ जाके -2 हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 0 और -2। तो ये इस तरह के क्वेश्चन से जो वर्कशीट नंबर 2 में आपको दिए थे, इसकी अच्छी तरीके से जो है वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेजॉरिटी पेपर 1 के क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक हटा दो, बाकी सारी चीज़ें जो है वो पेपर 1 की हैं। तो आई होप ये सोल्यूशन वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी, इसको ज़रूर देखना। ठीक है, और अपनी करेक्शंस कर लेना। वर्कशीट्स मैंने लेके रखनी है, लेकिन मैंने वो इसलिए लेके रखी है ताकि तुम लोग जो है वो अगर सॉल्व करना चाहो तो तुम्हारे पास गूगल क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम पे वो सारी तुम्हें सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगी, वहाँ से क्वेश्चन उठाओ, दोबारा सॉल्व कर लो, और ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं वर्कशीट नंबर 3 पे भी थोड़ी सी वर्किंग करके उसको भी जो है वो तुम लोग के साथ उसका सोल्यूशन भी शेयर कर लेता हूँ। और अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा।